जय हिंद दोस्तों, मैं राकेश पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार LWR में। उम्मीद करूंगा आप सभी लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो हम लोग पहुंच चुके हैं SSC CGL का जीके जीएस प्रैक्टिस सेट का एडवांस सेट नंबर 4 की ओर। मेहनत की सभी हदें को हमें पार करनी है अपना सिलेक्शन लेने के लिए। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आज के पहले क्वेश्चन को हम लोग रीड करेंगे। और जो क्लासेस का PDF है आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, 2-3 सेकंड का टाइम लो और लगाओ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताओ। तो असम के लोक नाट्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फोल्क ऑफ असम, ये कहा गया है हमसे। तो पहले आप लोग बताओ, क्या बताना आप लोग। पहले असम के जो CM है कौन है बताओ, CM बताओ पहले। तो लिखना आप लोग डॉक्टर डॉक्टर हेमंत हेमंत विश्व विश्व शर्मा, हेमंत बिस्वा शर्मा जी, ठीक। मैं पूछूं आपसे राज्यपाल बताओ गवर्नर, तो आप लोग क्या बोलोगे। लक्ष्मण लिखना, लक्ष्मण लक्ष्मण प्रसाद आचार्य आचार्य जी, ठीक। मैं कहूँ उसी प्रकार बताओ। आप लोग पहले असम में लोकसभा सीटें बता दो, पहले राज्यसभा सीटें बता दो और विधानसभा सीटें बता दो। तो राज्यसभा सीटें कितनी हैं, कितनी है राज्यसभा सीटें, तो ये है आपका 7। लोकसभा सीटें कितनी है 14, 14। और विधानसभा सीटें कितनी है 126 है, मतलब 126 है, 126 है। तो हमसे पूछा क्या गया था, असम के लोक नाट्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पूछा गया था, है ना। तो पहला है यहाँ पर देखो, अंकिया नाट, एक सेकंड पेन किंग चेंज करने दो। अंकिया नाट असम का प्रमुख लोक नृत्य है। दूसरा है, इसका संबंध वैष्णव संत श्रीमद शंकरदेव से है। थर्ड पॉइंट है, इसमें मुख्य रूप से रामायण और महाभारत की कथाओं का मंचन किया जाता है। असम से एक और याद रखना, असम से याद रखना, क्या याद रखोगे, सत्रिया। सत्रिया जो शास्त्रीय नृत्य है वो कहाँ से है, असम से है। और उसके संस्थापक कौन है, ये शंकर देव जी हैं, शंकर देव जी हैं। तो पहले आप लोग बताओ मुझे, असम के एक आध लोक नृत्य के बारे में बताओ। तो आप लोग लिखना, आप लोग क्या लिखोगे, मंजूली लिखना, मंजूली। राइटिंग पर ध्यान मत देना, मंजूली हो गया। उसके बाद लिखना, क्या याद रखोगे, बैसागु, बैसाखू याद रखना। उसके बाद लिखना, क्या याद रखोगे, अली ए, लिखना अपने कॉपी पर, अली ए लिगांग, अली ए लिगांग, ठीक। उसके बाद याद रखना जॉन बिल, जॉन बिल मेला याद रखना, जॉन बिल मेला। तो हमसे पूछा क्या गया है, अंकिया नाट का संबंध मुख्य रूप से असम से है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, इसका संबंध वैष्णव संप्रदाय संत श्रीमद शंकरदेव से है, सही है। थर्ड है, इसमें मुख्य रूप से रामायण और महाभारत की कथाओं का मंचन किया जाता है। तो हमारा फर्स्ट का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब सभी के सभी कथन सही हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं सभी के सभी, तो पढ़ो और बढ़ो। तो त्रिपुरा के लोक नाट्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। त्रिपुरा में पहले बताओ आप लोग, त्रिपुरा के बारे में पहले बताओ, विधानसभा बताओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकसभा बताओ, उसके बाद याद रखना राज्यसभा बताओ। तो विधानसभा कितनी है त्रिपुरा में, तो यह है 60। लोकसभा बताओ, लोकसभा आपको क्या है 2। और राज्यसभा ये कितनी है, एक है। त्रिपुरा के लोक नाट्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बिल्कुल। तो पहला है, ममिता जो कि लोक नृत्य है वो त्रिपुरा के लोक नाट्य परंपरा से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, यह मुख्य रूप से कृषि और जनजातीय जीवन से जुड़ी हुई है। थर्ड है, इसमें लोकगीतों और नृत्य का प्रयोग किया जाता है। क्या सही है ये या गलत है, तो ये बातें बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सही हैं। मैं कहूँ आप सभी से, त्रिपुरा के बारे में क्या जानते हो, तो वहाँ के CM बता दो पहले ही। तो CM क्या याद रखोगे आप लोग, डॉक्टर लिखना आप लोग, डॉक्टर मणिक शाह, मणिक शाह लिखना, मणिक शाह। राइटिंग पर ध्यान मत देना। मैं बोलूँ आप सभी से गवर्नर बता दो, राज्यपाल, तो आप लोग बोलना क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, इंद्रसेन नल्लू, इंद्रसेन इंद्रसेन नल्लू। राइटिंग पर ध्यान मत देना आप लोग, इंद्रसेन नल्लू। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर, डी विल बी द राइट आंसर। तो नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन के ऊपर, रीड एवरीवन, पढ़ो 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 भाई, 2-3 सेकंड टाइम में लगाओ क्वेश्चन। तीसरा है, महात्मा गांधी के पारंपरिक जीव आंदोलनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सभी क्वेश्चन बेस्ड ऑन होने वाले हैं एडुकेटिव पैटर्न पर बेस्ड, लेटेस्ट पैटर्न है। तो पहला है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में हुआ था क्या। दूसरा है, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में कहाँ, गुजरात में हुआ था, बिल्कुल सही बात है, ये पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। और तीसरा है, अहमदाबाद मिल हड़ताल जो कि 1919 में हुआ था या 1918, तो ये हुआ था
1980 में, 1980 में कहाँ, अहमदाबाद के कहाँ हुआ था, गुजरात में। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा तीसरा आंसर गया। तीसरा कहाँ पर है, दूसरा में मेंशन है और सी में मेंशन है और डी में मेंशन है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, थर्ड का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मैं बोलूँ आप सभी से 1919 में क्या हुआ था, तो आप लोग बोलना क्या बोलोगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ था, ये हुआ था आपके 13 अप्रैल 1919 को, मतलब 1919 को 13 अप्रैल के दिन। तो ए विल बी द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर। रोलेट एक्ट कब हुआ था, 1919 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये पूछा गया है हमसे। तो पढ़ेंगे, चलो। पहला है, इसे सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों पर बनाया गया था क्या, विचार करते हैं थोड़ा, सोचेंगे। दूसरा है, इसके द्वारा बिना मुकदमे की गिरफ्तारी का प्रावधान था। थर्ड है, गांधी जी ने इसके विरोध में सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। सॉरी। रोलेट एक्ट को क्या कहा जाता था, इसे कहा जाता था आपका क्या, ब्लैक एक्ट कहा जाता था। और ये क्या रखना, अराजक, क्या याद रखोगे, अराजक एंड क्रांतिकारी अपराध अधिनियम भी कहा जाता था। किसे, रोलेट एक्ट 1919 को अधिनियम, अराजक एवं क्रांतिकारी अपराध अधिनियम, किसे, रोलेट एक्ट को अपना। तो हमसे पूछा क्या गया है, 1919 के रोलेट एक्ट के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, इसे सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों पर बनाया गया था, बिल्कुल सही बात है पहला। दूसरा है, इसके द्वारा बिना मुकदमे के गिरफ्तारी किया गया था। तो इसका एक याद रखना, पहले नारा दिया गया था, नारा क्या था, आप लोग बोलना, न वकील, राइटिंग पर ध्यान मत देना, न वकील, न अपील और न दलील, मतलब बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा था रोलेट एक्ट को। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा पे ये बातें बिल्कुल सही हैं, बातें हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन 5 है, शायद ये रिपीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 5 रिपीट हुआ है, 4 रिपीट हो गया, तो डी विल बी द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके स्क्रीन के ऊपर। चौरी चौरा कांड के पहले बताओ, चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो ये था आपका 4 फरवरी 1922 को। कहीं कहीं पर ये 5 फरवरी भी मिलता है, लेकिन आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही चलना है। ये कहाँ हुआ था आपके, कहाँ हुआ था, गोरखपुर ये कहाँ है आपकी, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश में है। तो मैं पूछूँ आप सभी से, हमसे पूछा क्या गया है, चौरी चौरा घटना के बाद कौन सा आंदोलन वापस लिया गया, तो ये लिया गया आपका असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, ये 1 अगस्त कब, 1920 को हुआ था, 1920 को हुआ था। 1920 से लेकर 12 फरवरी 1922 तक ये हुआ था असहयोग आंदोलन। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है ये, ठीक। मैं कहूँगा आप सभी से, खिलाफत आंदोलन के बारे में बताओ, खिलाफत आंदोलन। तो आप लोग बोलना, क्या बोलोगे भैया, ये मार्च में हुआ था, मार्च में। तो मैं बोलूँ कब हुआ था, तो आप लोग बोलना 1990, मतलब 1919 को हुआ था। लेकिन मैं पूछूँ आप सभी से, पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया, खिलाफत दिवस याद रखना। तो आप लोग क्या बोलोगे, आप लोग बोलोगे 17 अक्टूबर याद रखना, 1919 को, मतलब 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया था, ठीक ना। मैं कहूँ आप सभी से, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में क्या जानते हो, तो आप लोग बोलना भैया, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 8 अगस्त 1942 को हुआ था, 1942 को हुआ था, मतलब कब हुआ था, 8 अगस्त 1942 को। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, चौरी चौरा घटना के बाद कौन सा आंदोलन वापस लिया गया, ये पूछा गया है ना। तो इसका 6 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर, बी विल बी द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर अगला है आपके स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 7 है। उड़ीसा, जिसे उड़ीसा भी कहा जाता है, कि राजनेता ने जून 2024 में सक्रिय राजनीति से संन्यास लिया, वो कौन थे, वी.के. पंडियान, नवीन पटनायक, धर्मेंद्र प्रधान या विजयंत पांडा कौन थे, तो ये थे आपके वी.के. पंडियान, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपके स्क्रीन के ऊपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना। वैसे तो सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो बोल रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तो पहला क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन के ऊपर, कर्नाटक संगीत में कितने प्रमुख ताल हैं, 5, 6, 7, 8। तो ये है आपके, कितने हैं आपकी, ये है आपका 7, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से ताल हैं, तो मैं बोलूँगा आप सभी से,
ध्रुव, ध्रुव याद रखना, एक ध्रुव हो गया। उसके बाद याद रखना आप लोग क्या याद रखोगे, माटी याद रखना। थर्ड में याद रखना रूपक, रूपक याद रखो, रूपक। और फोर्थ में याद रखना जंपा, जंपा याद रखना, जंपा। फिफ्थ में याद रखना, फिफ्थ में त्रिपुट याद रखना, त्रिपुट। सिक्स्थ में याद रखना आठ, याद रखना आठ, अठ, अठ। और सेवन्थ में याद रखना, सेवन्थ में क्या है, सेवन्थ में आपकी एक ताल है, एक ताल है, ये सभी ताल हैं, ताल जो कि यहाँ पर मेंशन भी है, देख सकते हो कितने सात है। कौन कौन से एक बार रिकॉल करते हैं हम लोग। पहला में है ध्रुव, दूसरा में माटिया, तीसरा रूपक, चौथा जंप, पांचवा है त्रिपुट, छठवा है अठ, और सातवां है एक ताल, सातवां एक ताल है। ठीक, इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला कौन सा है मुझे बता दो, उससे हम लोग अलग इंक से लिखेंगे। नेक्स्ट यूनिक वाली आईएमपी है आपका आदि ताल, आदि, आदि ताल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एट्थ का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 था आपकी स्क्रीन के ऊपर है, रीड एवरीवन। लोहड़ी किस क्षेत्र का लोक संगीत रूप है, ये पूछा गया है। महाराष्ट्र है, गुजरात, पंजाब या राजस्थान, कहाँ से है तो ये है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से एक आध बताओ, बाकी तो हम लोग सभी को कर चुके हैं जितने भी ऑप्शन में मेंशन है वो, लेकिन हम सब रिवीजन करेंगे। तो हम लोग जब महाराष्ट्र गए तो वहाँ के लोग क्या कर रहे थे, तमाशा कर रहे थे, तमाशा। तमाशा कैसे कर रहे थे वो लोग, कोली कर रहे थे, कोली करके तमाशा कर रहे थे। कोली में क्या कर रहे थे, डिंडी कर रहे थे, डांडिया करके कोली कर रहे थे, कोली करके तमाशा कर रहे थे, ऐसे याद रखना। फिर वहाँ के लोग बहुत लेजिम है, लेजिम, लेजिम याद रखना। लेजिम कहाँ से, महाराष्ट्र से। तमाशा करके कोली किए, कोली फिर कोली के बाद डिंडी किए, डिंडी के बाद लेजिम, लेजिम करिए। फिर वहाँ की जो वो थी वो धनगरी की, धन, क्योंकि वहाँ की नगरी बहुत धनी, धनी धनी नगरी। फिर वहाँ के लोग क्या किए, गुड़ी पर्व के, गुड़ी, गुड़ी पर्व, फिर गुड़ी पर्व, गुड़ी पर्व किए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो 9th का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन 10th है, ग्रामीण भारत का चित्रण करने वाला महाकाव्य उपन्यास गोदान, गोदान किसने लिखा था। गोदान के बारे में पहले बताओ, ये पब्लिश कब हुआ, 1936 में, ये याद रखना। किसके है ये, मुंशी प्रेमचंद जी का है। मुंशी प्रेमचंद जी का एक आध उपन्यास बताओ पहले आप लोग, याद रखना क्या याद रखो, गबन, गबन याद रखना। उसके बाद याद रखना सेवा सदन, सेवा सदन याद रखना, सेवा सदन, राइटिंग पर ध्यान मत देना, सेवा सदन हो गए। उसके बाद याद रखना रंगभूमि, रंगभूमि याद रखना, रंगभूमि। उसके बाद है कर्मभूमि, कर्मभूमि याद रखना, कर्मभूमि। फिर है आपका प्रेमाश्रम, प्रेमाश्रम याद रखना, प्रेमाश्रम। तो 10th का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, 2-3 सेकंड का टाइम लो यार, लगाओ आंसर। और बाकी क्लासेस अगर पसंद आ रही हो तो लाइक करना भाई, शेयर करना दबाकर, बहुत मेहनत लगती है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझदार हो, है ना। तो हमसे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन को रीड किए ना आप लोग, तो आंसर लगाओ अब। वर्ष 2023 में किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर मतलब इंटरनेशनल बुकर प्राइज इन 2023 जीता था। तो कौन सा पुस्तक है, टाइम शेल्टर, टाइम शेल्टर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में मेंशन है। किसके द्वारा लिखा गया था, इसका मुझे बताओ पहले, इंग्लिश ट्रांसलेट किसने किया, ट्रांसलेट, इंग्लिश ट्रांसलेट। तो क्या बोलोगे आप लोग, एंजेला, एंजेला, एंजेला टोडेल, टोडेल, एंजेला टोडेल ने इंग्लिश ट्रांसलेट किया, एंजेला टोडेल। राइटिंग पर ध्यान मत देना, जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना। लेकिन मैं पूछूँ आप सभी से, इसका ऑथर बताओ, लेखक, लेखक, ऑथर। तो ये है आपका जॉर्जी, लिखना अपने कॉपी पर जॉर्जी। अगर आप सभी ये अगर ये क्वेश्चन को याद है तो क्लासेस को रिवीजन के फॉर्मेट 2x स्पीड पर देखना, ठीक। जुजिला गोस्पो डिनोल, गोजिला गोस्पो डिनोल, ये है इसका मेन नेम, ठीक। तो लेखक ऑथर कौन है, जोजिला गोस्पो डिनोल है। तो 11th का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन 12th है, 20 बोल रहा था। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रारूप समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, पहले बताओ ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी। तो ये बनी आपकी 29 अगस्त, कब, 1947 में। इसके कितने मेंबर थे, इसके मेंबर थे आपके 7। तो 7 कैसे थे, एक चेयरमैन और 6 मेंबर थे, मतलब एक अध्यक्ष और बाकी 6 सदस्य थे। तो अध्यक्ष कौन थे ये पूछा गया है हमसे। तो ये था आपका B.R. अम्बेडकर जी, मतलब बाबा साहब अम्बेडकर जी, ऑप्शन नंबर बी। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, B.R. अम्बेडकर जी थे, ठीक। तो बी विल बी द राइट आंसर,
तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन 13 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, लगाओ क्वेश्चन। संविधान सभा की संघ शक्ति समिति यूनियन पावर्स कमेटी के अध्यक्ष कौन है? सरदार पटेल है, जवाहरलाल नेहरू जी हैं, बी आर अम्बेडकर जी हैं, या राजेंद्र प्रसाद जी हैं? पहले आप लोग बताओ, राजेंद्र प्रसाद जी की एक आध बुक बताओ। बुक आप लोग याद रखना, इंडिया इंडिया डिवाइडेड लिखना, और एक याद रखना, बापू के कदमों में लिखना। राजेंद्र प्रसाद जी हैं वो क्या थे? संचालन लिखना अपने कॉपी पर, संचालन समिति के अध्यक्ष थे। क्या थे? संचालन समिति के चेयरमैन थे, चेयरमैन। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये पूछा गया है ना। तो ये थे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैं पूछूं आप सभी से, क्या पूछूंगा? ये पूछूंगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बताओ। तो ये थे आपके प्रांतीय संविधान समिति के चेयरमैन थे। प्रांतीय संविधान समिति के कमेटी के चेयरमैन कौन थे? ये थे आपके सरदार पटेल जी। तो 13 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन 14 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे या चेयरमैन कौन थे, ये पूछा गया है हमसे। तो ये थे आपका कौन थे? सरदार पटेल जी थे, सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 15 आपकी स्क्रीन के ऊपर, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री? तो ये है आपका सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? पहले बताओ इसका आर्टिकल कौन सा है आर्टिकल। तो आर्टिकल याद रखना 124 से 147 तक है। मैं पूछूँ स्थापना, बताओ स्थापना। तो आप लोग लिखना 28 जनवरी 1950 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कहाँ पर, मतलब हेडक्वार्टर बोल रहा था, कहाँ पर है ये? नई दिल्ली में। आपके एनडी मतलब नई दिल्ली में है। तो 15 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 16 है आपकी स्क्रीन के ऊपर, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, श्वेत रक्त कोशिकाएं? ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 नोट डाउन करना, और इसका आंसर कहाँ करना है आपको? कमेंट में करना है, ध्यान रखना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, होमवर्क क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, डीएनए की संरचना का मॉडल किसने प्रस्तुत किया, ये पूछा गया है हमसे। चार्ल्स डार्विन है, रॉबर्ट क्लूक है, हुक है, वाटसन और क्रिक है, या ग्रेगर मेंडल है? तो ये है आपका 17 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाटसन और क्रिक, ऑप्शन नंबर सी। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन के ऊपर, वर्ष 2024 में मतलब भारत रत्न से सम्मानित कृषि मंत्री या वैज्ञानिक कौन थे? सॉरी, क्या कहा गया हमसे? वर्ष 2024 में भारत रत्न से सम्मानित कृषि वैज्ञानिक कौन थे? तो पहले बताओ आप लोग सी सुब्रमण्यम के बारे में क्या जानते हो? सी सुब्रमण्यम के बारे में बताओ। तो आप लोग लिखना, इन्हें भारत रत्न कब मिला? भारत के जो सबसे सर्वोच्च अवार्ड, मतलब सबसे बड़ा अवार्ड है, ये मिला आपका 1998 में मिला, 1998 में मिला। मैं बोलूँ हम सभी से वर्गीज कुरियन के बारे में बताओ। तो वर्गीज कुरियन को पद्म विभूषण कब मिला? पद्म विभूषण तो 1999 में, मतलब 1999 में मिला। और वर्गीज कुरियन के जन्म दिवस पर ही नेशनल, लिखने अपनी कॉपी पर, नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। मिल्क डे मनाया जाता है इसके जन्म दिवस पर। कब है इनका जन्म? तो 26 ऑफ नवंबर 1921, मतलब 26 नवंबर 1921 को। तो इसलिए 26 नवंबर को क्या होता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। तो हमसे पूछा क्या गया है, वर्ष 2024 में भारत रत्न से सम्मानित कृषि वैज्ञानिक कौन थे, ये पूछा गया है ना। तो ये थे आपका MS स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए विल बी द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 19 आपकी स्क्रीन के ऊपर, रीड एवरीवन। भारतीय रिजर्व बैंक मतलब RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935। यहाँ पर लिखना 1 अप्रैल 1935 को हुई, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है
आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, बिल्कुल सही बात है। और थर्ड है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, 1949 में हुआ था। तो बोथ राइट, मतलब सभी के सभी कथन सही हैं हमारे। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 20 है, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन है। मुद्रास्फीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मुद्रास्फीति से वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्यों स्तर में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही है। दूसरा है मुद्रास्फीति के कारण मुद्रा की क्रय शक्ति घटती है, बिल्कुल सही बात है। और थर्ड है मुद्रास्फीति की कीमतों का सामान्य स्तर बढ़ता है, ये गलत बात है क्योंकि ये घटता है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में मेंशन भी है। तो इसके अकॉर्डिंग थर्ड हमारा गया, थर्ड कहाँ पर है मेंशन, बी गया, सी गया, डी गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी विल 20 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 21 है आपके स्क्रीन के ऊपर। भारतीय अर्थव्यवस्था की योजना व्यवस्था के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। दूसरा है पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य जोर कृषि पर था, बिल्कुल सही बात है। थर्ड है बाकी पंचवर्षीय योजना के बारे में जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को हम लोग कवर कर दिए हैं। थर्ड है नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, तो हमारा डी विल बी द राइट आंसर। 21 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 22 है, सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जीडीपी एक देश के एक निश्चित अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है। दूसरा है जीडीपी में केवल यहाँ पर दिखे काट देना, केवल यहाँ पर दिखे काट देना, पढ़ना भी मत। तीसरा है भारत में जीडीपी का अनुमान राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय मतलब एनएसओ द्वारा लगाया जाता है, तो बिल्कुल सही है, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि दूसरा में केवल मेंशन था और केवल नेगेटिव वर्ड्स हैं, तो दूसरा गया। दूसरा कहाँ पर है? बी में मेंशन है, सी में मेंशन है, डी में मेंशन है, तो हमारा ए विल बी द राइट आंसर, मतलब 22 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन 23 है, भारत के मानसून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन मानसून। पहला, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत की अधिकांश वर्षा लाती है। दूसरा में कह रहा है अरब सागर की शाखा पहले केरल तट पर टकराती है, बिल्कुल सही है। लेकिन थर्ड में क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ना थर्ड पॉइंट को। उत्तर पूर्व मानसून भारत के अधिकांश भागों से सबसे अधिक वर्षा करता है, सबसे अधिक वर्षा नहीं करता है बाबू। उत्तर पूर्व मानसून को पहले क्या कहते हैं ये बताना। तो इसे कहते हैं आपका लौटता हुआ मानसून कहते हैं। और ये भारत के अधिकांश भागों में नहीं होती है वर्षा, ठीक, बल्कि तमिलनाडु के लिखना आप लोग, इसकी जगह क्या होना चाहिए यहाँ पर, तमिलनाडु के, तभी सही होता है ये, तमिलनाडु के कौन से कोरोमंडल के तट पर और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में, एपी मतलब आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में वर्षा करता है। ये यहाँ पर अगर मेंशन होता तो ये बिल्कुल सही था, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है तीसरा में, उत्तर पूर्व मानसून भारत के अधिकांश भागों में सबसे अधिक वर्षा करती है ना, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा तीसरा आंसर तीसरा नहीं होगा, तो हमारा पहला और दूसरा सही है। पहला दूसरा कहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 है आपकी स्क्रीन के ऊपर, रीड एवरीवन। वर्ष 2025 में मतलब वर्ष 2025 में भारत के 76th गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि मतलब चीफ गेस्ट कौन थे, ये पूछा गया है। तो ये थे आपका ऑप्शन नंबर बी थी, ऑप्शन नंबर बी प्रोबो सुबियंटो, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर आज से लास्ट है, हमेशा की तरह मैं क्वेश्चन को रीड करूंगा लेकिन आंसर आप लोग कमेंट करना, हमेशा की तरह। लास्ट क्वेश्चन होमवर्क का क्वेश्चन होता है, भारत में जनगणना मतलब सेंसस 2027 में किस मंत्रालय के अंतर्गत आयोजित की जाएगी, ये पूछी गई है। बाकी जनगणना से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, 2001 की जनगणना, 2011 की जनगणना और जनगणना 2027, उन सभी को हम लोगों ने कवर कर दिया है, तो उन सभी सेशन को आप लोग देख ही सकते हो, ठीक ना। तो हमसे पूछा क्या गया है, भारत की में जनगणना 2027 किस मंत्रालय के अंतर्गत आयोजित की जाएगी, ये पूछी गई है ना। तो आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट करना, होमवर्क का क्वेश्चन है बिल्कुल। और माँ की टीचिंग स्किल कैसी लग रही है कमेंट करना, ताकि मैं भी उसमें इंप्रूव कर सकूं, बेहतर से बेहतर कंटेंट डिलीवर कर पाऊँ आप तक।
और अभी तक रुके हो तो शायरी सुनते हुए जाना कि वक्त ने सिखा दी हर बात की गहराई, वरना समंदर भी आंखों से बड़ी नहीं होती। वक्त ने सिखा दी हर बात की गहराई, वरना समंदर भी आंखों से बड़ी नहीं होती। जो खामोशी समझ पाए तुम्हारे लफ्ज़ों की, जो खामोशी समझ पाए तुम्हारे लफ्ज़ों की, वो चीख कर भी कहो तो कहाँ सुनते हैं, कहाँ सुनते हैं। बाकी ख्याल रखिएगा साथी अपना, मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट में यानी कि कल। ठीक है, बाय बाय।